हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो आज हम सोशियोलॉजी का है ना कंप्लीट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने 100 एमसीक्यूज पहले वाली वीडियोस में मैंने अपलोड कर दिया है, जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप देख सकते हो, है ना। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, लगभग 100 एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं। तो चलो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं वीडियो को। चलो तो अब हम पहले बात कर ले कि चलो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बच्चे तो यूं बता देंगे, है ना। चलो पहला क्वेश्चन है, परिवार किस प्रकार के आधार पे मातृवंशीय या पितृवंशीय होता था। जो परिवार होता था वो किस आधार पे, मातृवंशीय का मतलब क्या होता है, जिसमें माता का ज्यादा प्रभुत्व होता है। अब पितृपक्षीय मतलब क्या होता है, एक ऐसा समाज, एक ऐसा परिवार जिसमें पिता का ज्यादा प्रभुत्व होता है। तो वो किस आधार पे होता था, वंश के आधार पे। आजकल का हमारा समाज क्या है, पितृपक्षीय समाज है। क्या है, पितृपक्षीय समाज है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह के माध्यम से बने रिश्ते क्या कहलाते हैं। तो विवाह से बने रिश्ते क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं विवाहित नाते रिश्तेदारी कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह के किस प्रकार में एक ही पति या पत्नी होता था। तो एक विवाह यानी एक विवाह में क्या होता था, एक पति या पत्नी होगा। द्विविवाह और बहुविवाह का मतलब क्या होगा, या जैसे कि हाँ, बहुविवाह में बहुत सारी पत्नियां या बहुत सारे पति का होना। जैसे कि द्रौपदी, कितने पति थे, 5। पांडवों थी ना, पांडवों की सहपत्नी थी। चलो ठीक है। किस प्रकार के परिवार में घर के सभी सदस्य सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। तो कौन सा परिवार होता है, संयुक्त परिवार होता है। कौन सा परिवार होता है, संयुक्त परिवार, जिसमें परिवार के सभी सदस्य आपस में मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक संस्थाएं समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए होती हैं। तो प्रक्रियावादी दृष्टिकोण होता है। कौन सा होता है, प्रकार्यवादी दृष्टिकोण। नेक्स्ट है, परिवार किस प्रकार की सामाजिक संस्था है। तो नैसर्गिक है। नैसर्गिक का मतलब क्या होता है, ब्लड रिलेशनशिप, है ना, रक्त संबंधित परिवार होता है। क्या होता है, रक्त संबंधित, कहीं ना कहीं हमारे ब्लड रिलेशनशिप पाया जाता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संस्था का अनौपचारिक है। तो अनौपचारिक, औपचारिक का मतलब कौन होता है, तो कानून आता है। अनौपचारिक में क्या आता है बच्चों, धर्म आता है। कौन सा आता है, धर्म। नेक्स्ट है, डैश के अनुसार समाज में सभी व्यक्तियों का स्थान समान नहीं है। तो संघर्षवादी दृष्टिकोण, संघर्षवादी दृष्टिकोण के अनुसार समाज में सभी व्यक्तियों का स्थान समान नहीं होता है। नेक्स्ट, किस प्रकार के कार्य आधुनिक समाज में मशीनों द्वारा किया जाता है। किस प्रकार का काम होता है बच्चों, तो वो जो मशीनों के द्वारा किया जाता है, तो वो औद्योगिक कार्य होता है। कौन सा होता है, औद्योगिक कार्य जो मशीनों के द्वारा किया जाता है। भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं, तो 927 लड़कियां हैं। कौन सी है, 927। आप लोगों की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं अपने मतलब डाटा के हिसाब से 945 लड़कियां हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, प्रजनन का परिवार कौन सा होता है। जिस परिवार में विवाह होता है उसे प्रजनन का परिवार कहा जाता है। जिस महिला का या स्त्री का जिस परिवार में क्या होती है, शादी होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस प्रकार के सामाजिक संस्था नियमों और प्रथाओं द्वारा स्वीकृत होती है। तो वो कौन सी होती है बच्चों, वो होती है अनौपचारिक संस्थाएं होती है, जो आपके परिवार के द्वारा होती है। नेक्स्ट, किस प्रकार के नाते रिश्तेदार विवाह के माध्यम से बनती हैं। तो वैवाहिक नाते रिश्तेदार होते हैं। विवाह के माध्यम से क्या होती है, ये रिलेशनशिप बनता है। परिवार के किस प्रकार में परिवार में जन्म होता है। परिवार के किस परिवार में जन्म होता है, तो वो जन्म के परिवार में होता है। ठीक है, बड़ा अजीब तरह क्वेश्चन, चलो मैंने ऐसे रख दिया था। ठीक है क्वेश्चन, चलो ठीक है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक समाजों में कार्य का प्रमुख रूप क्या होता था, कृषि होता था। प्रारंभिक समाज क्या था, खेती ज्यादा किया करता था, तो कृषि जो था उनका मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। हस्त कौशल की प्रमुख विशेषता क्या होती थी, लंबा प्रशिक्षण होता है। मतलब हस्त कौशल का मतलब क्या हो, हाथों से बनाई जाने वाली वस्तुएं या हाथों से जो चीजें समझाई जाती थी ना, तो ये काफी लंबा प्रोसेस होता है। क्या होता है, लंबा। अगर वही मैं आप लोगों को लिख के समझा रहा होता तो हो सकता है मैं एमसीक्यू लगभग 10-15 ही करा पाता, है ना। तो इस तरीके से हस्त कौशल। चलो आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक समाज में कार्य के विकास के रूप में सबसे अधिक वृद्धि देखी जाती है सेवाओं में। किसमें बच्चों, सेवाओं में। आज क्या हो रहा है, तृतीय क्षेत्र का क्या हो रहा है, ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, अध्यापक आता है, कृषि अध्यापक आता है, संचार आता है ना, परिवहन आता है। तो ये सारी चीजों को ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है।
सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं किस चीज से संबंधित होती है? तो वो शक्ति और सत्ता से संबंधित होती है। किससे होती है? क्योंकि सत्ता में जो नेता होगा उसके पास राजनीतिक अधिकार होता है, राजनीतिक शक्ति पाई जाती है। नेक्स्ट है, राज्य की संकल्पना में शामिल कौन सा तत्व है? कौन से तत्व को राज्य की संकल्पना में शामिल किया जाता है? तो राज्य के में किसी शामिल किया जाता है? जनसंख्या को शामिल किया, सरकार को शामिल किया, संप्रभुता को शामिल किया जाता है और क्षेत्र को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रक्रियावादी दृष्टिकोण के अनुसार राज्य किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो राज्य क्या करता है? समाज के सभी अनुभाग या पूरे समाज का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक अधिकार किसे प्रदर्शित करते हैं? जो सामाजिक अधिकार जो होते हैं वो कौन से होते हैं? क्या चुनावी अधिकार होते हैं? संपत्ति का अधिकार होता है? नहीं। क्या होता है बच्चों? न्यूनतम क्या होता है? न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा होती है। हर व्यक्ति न्यूनतम कम से कम कोई ना कोई तो छोटे से छोटा कार्य तो कर ही सकता है और अपनी आजीविका चला सकता है। सामान्य सामाजिक मापदंडों को संप्रेषित करने के लिए शिक्षा का क्या महत्व होता है? तो समाज की संरचना को ये क्या करता है? बनाए रखता है। समाज की संरचना को ये बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिल दुखीम के अनुसार समाज की किस आधार पर जीवित नहीं रह सकता? कौन सा है? जीवित नहीं रह सकता। तो कौन सा? सामान्य विचार और व्यवहार के बिना कोई भी समाज जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक समाज में कार्य का विभाजन किस आधार पे होता है? तो ये जो कार्य है जटिल है और थोड़ा विविध प्रकार का है। क्या है? विविध, मतलब इसमें डाइवर्सिटी देखी जाती है, विविधता देखी जाती है। धर्म का सामाजिक भूमिका क्या होती है? तो ये नैतिक मार्गदर्शन होता है, मोरल्स वैल्यू सिखाता है यार, किस तरीके से व्यवहार करना है दूसरों के प्रति। ये सारी चीजें हमें नैतिक मार्गदर्शन और सामाजिक नियंत्रण सिखाता है। चलो, किस प्रकार के अधिकारों में चुनाव में भाग लेने का अधिकार शामिल होता है? वो कौन से अधिकार होते हैं जिसमें चुनाव में लड़ सकते हैं? तो वो हमारे कौन से होते हैं बच्चों? वो राजनीतिक अधिकार होते हैं। कौन से होते हैं? राजनीतिक अधिकार। नेक्स्ट है, एमिल दुखीम के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक मापदंडों का संप्रेषण करना। सामाजिक यानी समाज के जो नियम है ना, उनको दूसरों को बताना ही क्या कहलाता है? आप लोगों का ये शिक्षा का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है, प्रकार्यवादी दृष्टिकोण के अनुसार धर्म का उद्देश्य क्या होता है? धर्म का उद्देश्य होता है सामाजिक नियंत्रण और सांस्कृतिक पहचान प्रदान करना। ये क्या करता है? सामाजिक नियंत्रण स्थापित करता है और एक तरीके से धार्मिक पहचान देता है। क्या देता है? धार्मिक पहचान देता है या सांस्कृतिक पहचान देता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न है कि जैसे कि अगर बात की जाए कि औद्योगिक समाज में काम क्यों विभाजित किया जाता है? क्योंकि तकनीक विकास के कारण। किसके कारण बच्चों? तकनीकी विकास के कारण। सामाजिक अधिकार किसकी सुरक्षा करते हैं? तो सामाजिक कल्याण यानी समाज का कल्याण करते हैं। क्या करते हैं? यानी समाज की भलाई करते हैं। ठीक है ना बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शक्ति का वैध रूप क्या है? वैध मतलब वैलिड रूप क्या है? तो प्रभावशाली भी हो सकता है, असंवैधानिक भी हो सकता है, सैन्य शक्ति। ये सारी की सारी सही है बच्चों, यानी ये तीनों ही गलत है, सॉरी। सत्ता होता है। शक्ति का वैध रूप क्या होता है? सत्ता होता है। ये सत्ता में क्या होता है? कहीं ना कहीं वैध शक्ति प्रदान होती है। नेक्स्ट है, शक्ति और सत्ता के संबंध को समझने के लिए कौन सी संकल्पना महत्वपूर्ण है? तो वैधता और नियंत्रण का सिद्धांत। अभी मैंने इससे पहले बताया ना, वैधता और नियंत्रण का सिद्धांत था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस प्रकार का अधिकार कानून के समक्ष समानता से दर्शाता है? तो किस प्रकार का अधिकार है बच्चों? तो वो है आपका नागरिक अधिकार। क्या है? नागरिक अधिकार। नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार मिले हुए हैं? 6। पहले कितने थे? 7। कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया? संपत्ति का अधिकार। चलो, सत्ता की कौन सी विशेषता है? तो वैध, मैंने अभी बताया ना कि वैध व्यवस्था से जहां वैध दिख जाए ना, सत्ता पूछे और वैध पूछे, समझ जाना। ठीक है, चलो। सामाजिक अधिकारों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? तो भाषण की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। भाषण की स्वतंत्रता है ना बच्चों, राइट टू स्पीच स्पीक कहा जाता है। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक अधिकारों में क्या शामिल नहीं किया जाता है? तो राजनीतिक अधिकारों क्या शामिल किया जाता है? तो चुनाव में भागीदारी। क्या है? चुनाव में जो हम भागीदारी करते हैं, वोट देते हैं, ये हमारा कौन सा राजनीतिक अधिकार है। सभी धर्मों में कौन सी समान विशेषता देखने को मिलती है? तो देखो, प्रतीकों का समुच्चय होता है, अनुष्ठान या समारोह होता है उनमें, और विश्ववशकर्ता का एक समूह, यानी उपयुक्त सभी इसका सही उदाहरण हो सकता है। चलो नेक्स्ट है कि जो आपका सीखने में किस प्रकार की संस्थाएं शामिल होती है?
तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही संस्थाएं शामिल होती है। मतलब आप विद्यालय में भी सीखते हो तो वो औपचारिक हो गया, आप समाज से भी सीखते हो वो अनौपचारिक हो गया। चलो, शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो जीवन भर जीवन पर्यंत यानी जीवन भर चलने वाली क्या है बच्चों? प्रक्रिया है। शिक्षा आप लेते हो, जरूरी नहीं है यार पढ़ोगे ही आप, सीखना भी तो एक शिक्षा ही है ना? तो जीवन पर्यंत चलने वाली एक वो है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, शिक्षा को किस प्रकार संप्रेषित किया जा सकता है? मतलब शिक्षा को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? ठीक है, बताया जा सकता है, तो वो है बिना भेदभाव के। क्या है बच्चों? बिना भेदभाव के। किस प्रकार के समाज में औपचारिक शिक्षा को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती है? तो वो है सरल समाज में। ठीक है, सरल समाजों में किस प्रकार की शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाता है? तो औपचारिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाता है। औपचारिक का मतलब क्या होता है? आप जाओ विद्यालय में, जाओ विद्यालय में जाके आप शिक्षा ग्रहण करो, इस प्रकार की शिक्षा क्या करता है? बल दिया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्रिया जो प्रकार्यवादी के अनुसार डैश सामाजिक संरचना को बनाए रखता है। तो क्या शिक्षा जो है ना वो क्या करता है? सामाजिक संरचना को बनाए रखता है। नेक्स्ट है, कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा किस वजह से मिलता है? तो देखो, आधुनिक समाज के कारण नहीं, बिल्कुल नहीं। आधुनिक समाज होगा तो कन्या भ्रूण हत्या होगी ही नहीं, है ना? दूसरा, लिंगवादी विचारधारा की वजह से और पारंपरिक विचारधारा, यानी ये बच्चों डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कन्या भ्रूण हत्या का मतलब क्या होता है? यानी स्त्रियों के, जैसे कई बार क्या होता है पता लगाया जाता है कि लड़की है कि लड़का है ना? तो उसी में क्या होता है? गर्भपात कर दिया जाता है, यानी उस बच्चे को उसी में लड़की पता लगती है तो मार दिया जाता है। ज्यादातर ये केसेस हरियाणा में देखने को मिलता है। ठीक है, चलो, क्योंकि सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य भी कौन सा? हरियाणा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन से क्या तात्पर्य है? तो किसी वस्तु या स्थिति की संरचना में समय के साथ आने वाले बदलाव को हम क्या कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में परिवर्तन का कौन सा स्वरूप समाज में गहरा प्रभाव डालता है? तो वो है गहन और व्यापक। गहरा डालता है और काफी बड़े स्तर पर क्या करता है? प्रभाव डालता है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट है, उद्विकास परिवर्तन का मूल सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये चार्ल्स डार्विन ने प्रस्तुत किया था। किसने किया था? उद्विकास का जो सिद्धांत है ये चार्ल्स डार्विन ने प्रस्तुत किया था। चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी पुस्तक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। ठीक है, क्रांतिकारी परिवर्तन किस प्रकार के परिवर्तन को दर्शाते हैं? तो ये तुलनात्मक रूप से, शीघ्रता से या अचानक रूप से होने वाले परिवर्तन को क्या करते हैं? दर्शाते हैं। कौन? क्रांतिकारी जो लोग होते हैं, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन। अच्छा, क्रांति के बारे में समझे, क्रांति का मतलब क्या होता है? क्रांति का मतलब होता ही है बदलाव या परिवर्तन। क्रांति का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होता, बदलाव या परिवर्तन। ठीक है, चलो 2004 में आई सुनामी किस प्रकार का पर्यावरणीय परिवर्तन का उदाहरण था? तो ये विनाशकारी परिवर्तन था। क्या था बच्चों? विनाशकारी परिवर्तन था। 2004 में जो आई थी, कहाँ आई थी? या आपका साउथ में ही आई थी। इधर क्या था हमारा? ये वाला इंदिरा जो केंद्र है ना, इंदिरा पॉइंट, ये हमारा डूब गया था। ये हमारा क्या हो गया था? जो डूब गया था। ठीक है, चलो, समाज की संरचना में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? संरचनात्मक परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि जो कानूनी मुद्रा का आगमन किस प्रकार में परिवर्तन का उदाहरण है? तो संरचनात्मक परिवर्तन है। तकनीकी परिवर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? औद्योगिक क्रांति। तकनीक में परिवर्तन हुआ था कि नहीं हुआ था? 1750 अगर औद्योगिक क्रांति हुई थी, कब हुई थी बच्चों? 1750 में। इससे पहले तो हमारे पास मशीनें नहीं थी, हाथों से तो कपड़े बुनते थे हम लोग, है ना? हाथों से तो किताबें लिखते थे। लेकिन इससे बाद क्या हुआ था? इसके बाद ही मतलब, अच्छा चलो, आप लोग मुझे बोलोगे, कोई बंदा बोलेगा कि 1455 में जोहान गुटेनबर्ग ने, मैं मानता हूं उससे पहले क्या होता था? हाथों से तो लिखी जाती थी ना परिवर्तन, हाथों से पुस्तकें लिखी जाती थी, है ना? तो औद्योगिक क्रांति समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, आगे हम बात करते हैं। चलो आगे, अरे हो जाए यार, बड़ा करता है। भाप के इंजन के विकास से क्या परिणाम हुआ था? तो आर्थिक और सामाजिक भूगोल में क्या आया था? परिवर्तन आया था। किसमें आया था? आर्थिक। आर्थिक में कैसे वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना बहुत ज्यादा आसान हो गया था, है ना? और इसके साथ साथ क्या हुआ था कि वस्तुएं शीघ्र बनती थी और बाजारों में आसानी से पहुंचाई जा सकती थी, है ना? भाप के इंजन का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? यूरोप में हुआ था। किसने किया था? जेम्स वॉट ने किया था। ठीक है, गन्ना और चाय जैसी नकदी फसलों का प्रभाव क्या था? तो श्रम की भारी मांग पैदा करता है, क्योंकि गन्ना और चाय जो ऐसी चीजें होती है बच्चों, वो डेली यूज होने वाली चीजें है। क्योंकि गन्ने से क्या बनेगा? चीनी बनेगा। डिमांड ज्यादा रहेगी तो रोजगार भी यहाँ ज्यादा होगा, और वर्कर्स की डिमांड भी क्या होती है इसमें? ज्यादा होती है ना? विश्व व्यापार संगठन का समाज पर
किस प्रकार का प्रभाव है, यानी समझ रहे हो ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो समाज पर किस प्रकार का प्रभाव दिखाई देता है इसका, तो आर्थिक संगठनों में परिवर्तन का माध्यम है। क्या है बच्चों, आर्थिक, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन क्या करता है, आर्थिक चीजों पर कार्य करता है, व्यापार संबंधी नियम बनाता है, व्यापार संबंधी नियमों को लागू करता है। नेक्स्ट है, राजनीतिक परिवर्तन का एक मुख्य स्रोत कौन सा है, तो राजाओं और रानियों के कार्य। क्या है बच्चों, राजनीतिक, पहले जो शासन करता था राजा और रानी करती थी, अब कौन करते हैं, नेता करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक परिवर्तन का ही एक पार्ट है, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का क्या प्रभाव था, तो राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन दोनों था, है ना, दोनों ही परिवर्तन हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि सांस्कृतिक कारकों में से कौन सा समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, तो वो है विचार, मूल्य और विश्वास, यानी ट्रस्ट। ये कहीं ना कहीं समाज को क्या करता है, प्रभावित करता है ना। मैक्स वेबर ने कौन सा अध्ययन सामाजिक परिवर्तन को समझने में सहायक है, तो द प्रोटेस्टेड एथिक एट द क्या नाम है, स्पिरिट ऑफ द कैपिटलिज्म, ठीक है। इसको इन्होंने क्या किया था, मैक्स वेबर ने इसको बढ़ावा दिया था और सिद्धांत दिया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म के अलावा अन्य सांस्कृतिक परिवर्तन का उदाहरण कोई बता सकता है कोई, तो ये रहा, समाज में महिलाओं के स्थान को लेकर बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ। पहले महिलाओं को केवल घरेलू कार्य तक सीमित रखा जाता था, घर से बाहर नहीं निकला जाता था, घूंघट प्रथा प्रचलित थी, लेकिन अब इनकी स्थिति में क्या है, बदलाव आया है, धार्मिक परिवर्तन है। विश्व युद्धों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो विश्व युद्ध का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों, बताओ। तो जैसे कि अगर क्या देखो, विश्व युद्ध है ना कहीं क्या होता है, विनाशकारी होता है। क्या होता है, कहीं ना कहीं क्या होता है, विनाशकारी होता है, और बहुत ज्यादा लोगों पर क्या डालता है, प्रभाव डालता है। महिलाओं ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय में किस क्षेत्र में काम करना शुरू किया था, तो वो किया था कारखानों में। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, महिलाएं जो थी वो कारखानों यानी उद्योगों में जाकर काम कर रही थी, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन के स्रोतों में शामिल नहीं किया जाता, कौन सा है भाई, व्यक्तिगत जीवन थोड़ा ना शामिल किया जाता है। क्या व्यक्तिगत है, मैं अपने भाई से लड़ रहा हूँ तो ये थोड़ा समाज में जाके होगा, तो नहीं होता, ठीक है ना। तो व्यक्तिगत जीवन को शामिल नहीं किया जाता सामाजिक परिवर्तन में। बचपन के बारे में पुराने विचार क्या थे, तो बच्चों को छोटा वयस्क माना जाता था। क्या माना जाता था, अरे तू छोटा है, छोटा ही रहे, बड़े होने की कोशिश मत कर। तो बच्चे को छोटा वयस्क माना जाता था प्राचीन काल में, ठीक है ना। लेकिन आजकल तो छोटा बच्चा भी बहुत ज्यादा बुद्धि दे जाता है, ठीक है। तो कहते हैं ना, जो आपका उम्र मायने नहीं रखती। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो विनाशकारी और रचनात्मक दोनों ही प्रभाव पड़ता है। विनाश भी डालता है और कहीं ना कहीं नया परिवर्तन भी लेकर आता है। जैसे कि मैं बात करूं कि जापान है, जापान देखो, नेचुरल डिजास्टर आता रहता है, वहां भूकंप आता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखो जापान इतना डेवलप है। 1964 में उसने क्या किया था, सबसे पहले बुलेट ट्रेन का निर्माण किया जापान ने किया। जापान के घर क्या होते हैं, भूकंप विरोधी होते हैं। आ जाए जितना आ जाए भूकंप, घर तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते उन लोगों का, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, समाज में बदलाव का प्रमुख कारण क्या होता है, तो विभिन्न कारकों में संयुक्त प्रभाव, है ना, विभिन्न कारकों में, कार्यों में संयुक्त प्रभाव, यानी सभी लोग शामिल जब होते हैं। नेक्स्ट है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो व्यक्तिगत सोच, ये थोड़ा कम महत्व दिया जाता है ना। उच्च विकास परिवर्तन के तहत समाज किस प्रकार बदलाव चाहता है, तो धीरे धीरे और लंबे समय में धीरे धीरे विकास चाहता है, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट है, किस प्रकार के पर्यावरण परिवर्तन समाज को सबसे तेजी से प्रभावित करते हैं, किस प्रकार के बदलाव को समाज में काफी तेजी से प्रभावित करता है, तो कौन सा, क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। कौन सा होता है बच्चों, क्रांतिकारी परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इससे क्या कर सकते हैं, सामाजिक संरचना के बारे में समझ सकते हैं और उनके विकास को हम समझ सकते हैं कि किनको विकास की जरूरत है और किन्हें नहीं है ना। नेक्स्ट है, अब जैसे कि अमीर व्यक्ति, अब जैसे दिल्ली में जैसे कहा जा रहा है कि 2500 रुपए महिला को दिया जाएगा, वहीं अमीर लोगों को देंगे तो कोई फायदा थोड़ी ना होगा, नहीं। चलो, सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन किस क्षेत्र में किया जाता है, सामाजिक परिवर्तन में किस क्षेत्र में किया जाता है, तो बच्चों समाज शास्त्र में किया जाता है। किसमें किया जाता है, वो समाज शास्त्र में किया जाता है। सामाजिक व्यवस्था किसे दर्शाती है, तो सामाजिक व्यवहार को दर्शाती है, रिश्तों में स्थिरता लाती है, ठीक है। चलो, सामाजिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, स्थिरता सुनिश्चित करना, समाज में क्या रहे, स्थित्व रहे, स्थायित्व रहे, है ना बच्चों, स्टेबिलिटी रहे, ये इसका मुख्य क्या होता है, उद्देश्य होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज में परिवर्तन को क्या प्रभावित करती है, तो शक्तिशाली और उत्पीड़ित समूहों के बीच जो संघर्ष होता है
ये समाज को काफी ज्यादा इफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है। नेक्स्ट है समाज पर में प्रभुत्व का क्या अर्थ होता है? तो दूसरों पर अपनी इच्छा थोपना कि तू भाई यही काम कर, है ना बच्चों, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपका प्रभुत्व कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? प्रभुत्व को दर्शाता है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक मुख्य तरीका क्या है? तो सामाजिकरण द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? सामाजिकरण द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं? सामाजिक व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं। शक्ति और प्राधिकरण के बीच क्या संबंध होता है? तो शक्ति क्या करती है? वैधता के माध्यम से मिलती है। क्या मिलती है? वैधता। शक्ति कौन देता है? वैधता। एक आईपीएस ऑफिसर की जो पावर होती है वो सरकार उसे प्रदान करती है ना। तो मतलब वैधता को दर्शाता है, ठीक है। चलो, वैध शक्ति का मतलब क्या होता है? अभी मैंने आप लोगों को बताया था वैध शक्ति का मतलब क्या होता है? प्राधिकरण। प्राधिकरण का मतलब क्या होता है? सरकार द्वारा दिया गया, है ना। कानून का उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक अनुशासन बनाए रखना, यानी समाज में वेल डिसिप्लिन बनाए रखना, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करना, ये किसका उद्देश्य होता है? कानून का उद्देश्य होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके खिलाफ चलाया गया था? तो ये बच्चों अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ चलाया गया था। अन्यायपूर्ण कानून कौन सा था? रॉलेट एक्ट था, जलियांवाला बाग हत्याकांड था, मार्शल योजना थी, है ना बच्चों, जो मार्शल लॉ था, सॉरी, इन सब के खिलाफ क्या हुआ था? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। और इसके सबसे मेन रीजन ये था, मेन रीजन क्या था कि जो नमक के उत्पादन पर क्या होता है? एक अधिकार लगा दिया गया था, सरकार ही नमक का उत्पादन करेगी और सरकार ही क्या करेगी? उसे बेचेगी। महात्मा गांधी को लगता था बहुत ज्यादा गलत है, इसीलिए महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, है ना। और उसी में एक महत्वपूर्ण कारक कौन सा था? नमक सत्याग्रह। ठीक है, चलो नेक्स्ट है शहरीकरण का अर्थ क्या होता है? शहरीकरण का अर्थ, तो शहरी क्षेत्रों में आबादी को बढ़ावा देना। शहरी क्षेत्रों में क्या होता है? जनसंख्या को बढ़ावा देना। किसका क्या होता है? शहरीकरण का अर्थ होता है ना। हिंसा समाज पर क्या प्रभाव डालती है? तो ये सामाजिक मापदंडों के विरुद्ध होती है, यानी समाज ने कोई नियम बनाया, कानून बनाया, तो इसके विरोध में ये दर्शाती है, विरोध को दर्शाती है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरों में प्रमुख समस्या क्या होती है? आवास की समस्या होती है, लोगों के पास घर ही नहीं होता रहने के लिए, है ना, तो मतलब आवास की कमी को दर्शाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन की गति धीमी क्यों होती है?